हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th परमाणु तथा नाभिक जो यूनिट है, इस यूनिट से परमाणु यानी आइटम्स के बारे में डिटेल जानेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले तो यह है कि आप इसका परिचय देखें। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण का प्रक्षेप पथ, इससे संबंधित कई परिभाषाएं हैं। निकटतम पहुंच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए रदरफोर्ड का जो है मॉडल, तथा रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल जानेंगे। तो परिचय, परमाणु के बारे में आप जानते हैं, बहुत पहले से आप इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो होता क्या है, किसी तत्व की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, परमाणु कहलाता है। किसी तत्व की वह सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, यानी उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं परमाणु। अब परमाणु के बारे में आपने बहुत सा पढ़ा हुआ है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु को अविभाज्य कण माना जाता रहा। 1897 में सर जे टॉमसन ने गैसों के विद्युत विसर्जन नलिका के एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की, और उन्होंने जो मॉडल दिया, टॉमसन मॉडल जिसका नाम दिया गया, यह टॉमसन मॉडल जो है बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया। टिकने से तात्पर्य है कि पूरा परमाणु जो है उदासीन होता है, पूरा परमाणु उदासीन होता है। तो इन्होंने सिर्फ यही बताया था कि वह ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक उसी कुछ समय के पश्चात रदरफोर्ड मॉडल आया, बोर मॉडल, समरफील्ड मॉडल तथा वेक्टर मॉडल जो है आया, जिसमें कि टॉमसन का जो परमाणु मॉडल है यह पूर्णतः विफल रहा, मतलब यह कंप्लीटली जो है फेल्योर था। तो अब बचा रदरफोर्ड मॉडल। तो यहां पर आज हम लोग जो है रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर जितना भी आपका आज का टॉपिक है, यह रदरफोर्ड मॉडल पर आधारित है। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यह क्या है? 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मर्सडेन ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा अर्थात उसका जो ऑर्डर था वह 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अल्फा कणों को एक पतली सोने की पन्नी पर आपतित करा करके और प्रकीर्णन का अध्ययन किया। अल्फा कण पर आवेश जो है +2 ही होता है, और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। जैसे आप जानते हैं ना, 2He4 लिखते हैं, यानी इसका परमाणु क्रमांक जो है 2 है और परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो इस तरह से इस प्रयोग का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ये देखिए, पोलोनियम से उत्सर्जित अल्फा कणों का स्रोत होता है, यह एक जो है स्रोत। इससे निकलने वाले अल्फा कणों का जो वेग होता है, यह लगभग 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड का वेग होता है। यह जो है लेड प्लेट होती है। यह लेड प्लेट इसलिए होती है कि इस पोलोनियम स्रोत से उत्सर्जित अल्फा कण जो निकलेंगे, उनको जो है एक पतले पुंज के रूप में, यानी यहां से पतले पुंज के रूप में निकाला जाता है, और यह जो है एक पतली स्वर्णपत्री, जिस स्वर्णपत्री का प्रयोग करते हैं, इसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर के आर्डर का होता है, और यह एक जिंक सल्फाइड युक्त पर्दा होता है।
अब जो है यहां से जो पोलोनियम से उत्सर्जित अल्फा कण हैं, यह इन लेड की प्लेटों के बीच से होते हुए इसे पतले स्वर्ण पत्री पर जो है डाला जाता है। जब इससे जो है इलेक्ट्रॉन ये अल्फा कण जो है इस स्वर्ण पत्री से टकराते हैं तो प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित होने के पश्चात यह जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर जो है जाकर के टकराते हैं। जब टकराते हैं तो वहां पर जो है एक फ्लैश उत्पन्न होता है, वहां पर जो है एक फ्लैश उत्पन्न होता है, प्रस्फुट उत्पन्न होता है, जो कि यहां पर एक पर्दे के पीछे जो है सूक्ष्मदर्शी लगी होती है। इस सूक्ष्मदर्शी से उस स्पॉट को यानी उस फ्लैश को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जिंक सल्फाइड का जो पर्दा होता है यह प्रतिदीप्त पर्दा होता है। प्रतिदीप्त मतलब यह है कि इस पर अगर कोई टकराता है हाई एनर्जी सोर्स का कोई भी पार्टिकल, तो इस पर जो है फ्लैश उत्पन्न होगा। जब फ्लैश उत्पन्न होगा तो उसे हम उसके पीछे लगी सूक्ष्मदर्शी से जो है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहां पर प्रकीर्णित कणों की संख्या का जो वितरण है, कणों का जो वितरण है, यह प्रकीर्णन कोण के फलन के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब यहां पर आप ये जानिए कि प्रकीर्णन कोण, जो प्रकीर्णन कोण है, इसके फलन के रूप में, तो इसका मतलब क्या है कि जब यह अल्फा पार्टिकल इस सोने की पन्नी से टकराते हैं तो टकराने के पश्चात जब ये प्रकीर्णित होते हैं तो अब ये अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं, अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं। तो प्रकीर्णन से क्या तात्पर्य है? प्रकीर्णन से यहाँ पे तात्पर्य है कि जब इस सोने की पन्नी में ये प्रवेश करते हैं तो कुछ सीधे पार कर जाते हैं, कुछ 90 डिग्री से कम पर जो है रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ जो है 90 डिग्री से अधिक पर रिफ्लेक्ट होते हैं, और बहुत कम ही परमाणु ऐसे पाए जाते हैं अल्फा कण के जो 180 डिग्री पर रीबाउंस हो जाते हैं। तो यह है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का पूरा व्यवस्थात्मक निरूपण, जिसमें कि हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को दर्शाते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने बोला है इसको ये लिखा गया यहां पर है नोट बनाने के लिए। पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण, जिसकी चाल लगभग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है, कि एक पतली किरण पुंज को लेड की प्लेटों के बीच से गुजारकर संरेखित करके बहुत ही पतली स्वर्ण पत्री 10⁻7 मीटर पर आघात कराया जाता है, मतलब डाला जाता है। यह प्रकीर्णित अल्फा कणों का विक्षेप देखने के लिए जिंक सल्फाइड युक्त पर्दा लगा होता है, जिसके पीछे सूक्ष्मदर्शी लगी होती है। प्रकीर्णित अल्फा कण पर्दे से टकराकर चमकीले फ्लैश उत्पन्न करते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। प्रकीर्णित कणों की संख्या के वितरण का प्रकीर्णन कोण के फलन के रूप में अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण प्रबंध को निर्वात में रखा जाता है। क्यों निर्वात में रखा जाता है? इसलिए निर्वात में रखा जाता है कि अल्फा कणों की वायु के कणों से टक्कर के कारण उनकी गतिज ऊर्जा में कोई ह्रास न हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर वायु में रखे गए हैं तो क्या होगा, वायु के पार्टिकल से वो टकराएंगे, जब टकराएंगे तो एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है उस कोलिजन में खर्च हो जाएगा। इसीलिए संपूर्ण प्रबंध को निर्वात में रखा जाता है। अब जो है आप ये बताइए कि स्वर्ण पत्री पतली क्यों ली जाती है? तो स्वर्ण पत्री या स्वर्ण पन्नी जो है पतली इसीलिए ली जाती है ताकि स्वर्ण परमाणुओं का गुणित प्रकीर्णन न हो। गुणित प्रकीर्णन, तो गुणित प्रकीर्णन से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि एक परमाणु से टकराने के पश्चात वह दूसरे परमाणु से न टकराए, यानी स्वर्ण पत्री इतनी पतली होनी चाहिए कि एक परमाणु के डायमीटर के बराबर रहे। यही कारण होता है कि स्वर्ण पत्री को जो है इतना पतला लिया जाता है, और जिसके कारण अल्फा कण का जो प्रकीर्णन है एक अकेले परमाणु से टक्कर के कारण हो। यही कारण है कि स्वर्ण पत्री को जो है इतना पतला लिया जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से कुछ प्रेक्षण और कुछ निष्कर्ष निकले। तो प्रेक्षण में क्या मिला और उससे निष्कर्ष क्या निकाला गया?
तो देखिए ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये अल्फा कण जो है, ये अल्फा कण जो है ये नाभिक की तरफ ये परमाणु में आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग कोणों पर यह जो है अलग अलग दिशाओं में गए हुए हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, देखा क्या गया, इसे आप ये देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 जैसे मतलब यहां पर जितना दिखाया गया है उसी की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो जाते हैं। तो सीधे कब पार होंगे, सीधे तब पार होंगे जब उस पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, कोई प्रतिरोध नहीं लगेगा, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो प्रेक्षण हमें मिला कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो जाते हैं और निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, अल्फा कण सभी कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं, अर्थात परमाणु का संपूर्ण धन आवेश किसी एक ही स्थान पर बहुत ही कम आयतन में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻14 मीटर होती है, यानी इस कोटि की होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में जो अनुपात होता है यह 1:10⁴ का होता है। नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में 1:10⁴ का अनुपात होता है। इसी तरह से नाभिक का आयतन और परमाणु का आयतन में जो अनुपात होता है यह 1/10⁻12 का अनुपात होता है। तीसरा, प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या अलग अलग धातुओं की पन्नियों के लिए अलग अलग होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न तत्वों के नाभिकों पर आवेश भिन्न भिन्न होते हैं, यानी जितने तत्व अलग अलग तत्व होंगे तो उनके नाभिक के जो आवेश हैं वह भी अलग अलग होंगे। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से कूलाम के नियम की सत्यता की भी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि जब अल्फा कण धनात्मक है, जब यह नाभिक के पास पहुंचता है तो 1/4πε0 ZE × 2E/r² के बराबर बल लगाता है। अर्थात अल्फा कण नाभिक के जितना निकट से गुजरेगा कार्यरत बल उतना ही अधिक होगा और अल्फा कण उतना ही अधिक विक्षेपित होगा। अब अल्फा कण विक्षेपित क्यों होता है, इसलिए कि नाभिक धनात्मक आवेशित है और जब धन आवेश के पास कोई दूसरा धन आवेश पहुंचेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब अल्फा कण प्रक्षेप पथ यानी अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी से संबंधित जो है कुछ तथ्य हैं। ये क्या तथ्य हैं, तो संघट्ट प्राचल इंपैक्ट पैरामीटर। ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश यानी जो वेक्टर यानी इसका वेग का जो वेक्टर है कि नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी को उस कण का संघट्ट प्राचल कहते हैं और इसे b से निरूपित करते हैं, यानी संघट्ट प्राचल को जो है b से दिखाते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए कि यह नाभिक की तरफ जा रहा था 180 पर, ये रिबाउंस हो गया और यह जो है एक कण ये दिखाया गया थीटा कोण पर। तो अब इसके और इसके बीच में जो दूरी है लंबवत दूरी, इसी लंबवत दूरी को संघट्ट प्राचल या इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। प्रकीर्णन कोण किसी अल्फा कण की नाभिक की ओर आते हुए गति की दिशा तथा प्रकीर्णित कण के बीच बने कोण को प्रकीर्णन कोण कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में ये अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा था, लेकिन यहां से ये रिबाउंस होकर के यहां से ये डिफ्लेक्ट होकर के इस दिशा में चला गया। तो ओरिजिनल दिशा तो ये है और चला गया इधर, तो इसके बीच में कोण थीटा बनेगा। इस कोण थीटा को कहते हैं प्रकीर्णन कोण या एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इसी तरह से संघट्ट प्राचल b और प्रकीर्णन कोण थीटा के बीच संबंध होता है। क्या संबंध होता है, रदरफोर्ड ने गणना के द्वारा निम्न संबंध प्राप्त किया कि b प्रोपोर्शनल cot θ/2, b प्रोपोर्शनल cot θ/2 यानी नाभिक के पास से गुजरने वाला अल्फा कण अधिक प्रकीर्णित होगा, क्योंकि b का मान जो है घटेगा तो थीटा का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से b प्रोपोर्शनल cot θ/2
इस तरह से संघट्ट प्राचल तथा प्रकीर्णन कोण के बीच संबंध होता है। ये चौथा है प्रकीर्णित कणों की संख्या n थीटा, यानी फंक्शन ऑफ थीटा है ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो स्कैटर्ड पार्टिकल है उन पार्टिकल की संख्या n, प्रोपोर्शनल 1/sin⁴ थीटा बाई 2। अब यहां पर n थीटा इधर दिखाया गया है 10 10 टू द पावर 2 3 4 इस तरह से, और इधर दिखाया गया है प्रकीर्णन कोण थीटा डिग्री में। अब इसमें इसके बीच में ये जो थीटा की वैल्यू है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से 180 तक। तो इसमें जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमें ऐसे मिलता है। अब यहां पर ये क्या शो करता है, यह शो कर रहा है, जैसे अगर हम राइट साइड से देखें तो 160 और 180 के बीच जो पार्टिकल प्रकीर्णित हो रहे हैं, ये देखिए 10 और 10 टू द पावर 2 के बीच में है, यानी 10 और 100 के बीच में है, यानी इनकी संख्या कम है। इसी तरह से 140 से 160 के बीच में भी कम है, 120 से 140, और इस तरह से धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 0 से 20 डिग्री पर प्रकीर्णित देखें तो ये देखिए 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 7 के बीच है, यानी ये कम कोण पर प्रकीर्णित होने वाले जो है यह पार्टिकलों की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह से यह प्रकीर्णित कणों की संख्या n थीटा प्रोपोर्शनल 1/sin⁴ थीटा बाई 2, यह प्रेक्षण पर आधारित है। रदरफोर्ड के द्वारा जो है यह प्रेक्षण पर आधारित है। निकटतम पहुंच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये निकटतम पहुंच की दूरी होती क्या है? तो जब नाभिक की ओर गति करने वाला अल्फा कण, नाभिक की ओर गति करने वाला अल्फा कण जिसका संघट्ट प्राचल b 0 होता है, नाभिक के पास पहुंचने पर 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर प्रकीर्णित होकर वापस आ जाता है। मतलब ये जाता है और लौट करके वापस उसी पाथ पर आ जाता है। इस अल्फा कण और नाभिक के बीच की सबसे कम दूरी को निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे ऊपर के फिगर में आपने जो है इसे देखा था कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वह क्या होती है। इसी के आधार पर नाभिक के आकार का आकलन किया गया था, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की साइज कितनी बड़ी होती है, इसी पर जो है ये देखिए। तो यहां पर यह दिखाया गया है कि अल्फा कण जिसका आवेश +2e है, यह परमाणु पर बम्बार्डिंग की जा रही है। यह नाभिक जो कि Ze है, परमाणु क्रमांक इसका Z, तो इस पूरा आवेश हो गया Ze, ये इसका नाभिक है। और यह यहां तक पहुंचने के पश्चात यहां से बैक हो जाता है, माने रिबाउंस हो जाता है। तो यहां तक की ये जो दूरी है, यानी नाभिक के सेंटर से और अल्फा पार्टिकल के बीच की, जहां से रिबाउंस होना शुरू हो जाता है, इसके बीच की जो दूरी है इसे R0 कहते हैं। और यही R0 जो है निकटतम पहुंच की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह दूरी जो है अल्फा पार्टिकल तथा नाभिक के केंद्रक, यानी नाभिक का जो सेंटर है उसके बीच से यह मापा जाता है। तो जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा घटती जाती है। क्यों? क्योंकि जब यह आगे की तरफ बढ़ता है तो जो रिपल्सिव फोर्स है इसका यह कार्य करने लगता है। जब रिपल्सिव फोर्स जो है विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है तो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वह धीरे धीरे घटने लगती है। और जब यह अल्फा कण इस नाभिक के निकट पहुंच की दूरी पर पहुंच जाता है, उस दौरान इसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा इस निकाय अर्थात Ze तथा 2e का जो निकाय बनता है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। अर्थात अल्फा कण की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये U बराबर 1/4πε0 और Ze इसका आवेश इंटू 2e इसका आवेश अपान R0 दोनों के बीच की दूरी। तो अब गतिज ऊर्जा जो है वह कितनी है, यही
स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल गई। तो जो गतिज ऊर्जा है ये हो गई आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² R0। यानी इससे R0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE²/K, जहां पर K जो है गतिज ऊर्जा है। अब K का मान 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा स्वर्ण के लिए Z का मान 79 अगर रखा जाए तो R0 का मान यहां से प्राप्त होता है 3 × 10⁻⁻14 मीटर। 3 × 10⁻⁻14 मीटर, यानी ये R0 की वैल्यू होती है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, अब ये क्या है? अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु संरचना का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। अब यह है क्या? तो पहला यह है कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, यानी परमाणु एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। यानी इसकी त्रिज्या जो है 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। समस्त परमाणु का धन आवेश एक सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अर्थात इसका जो पूरा का पूरा धन आवेश है वह बहुत ही कम जगह में, कम स्पेस में जो है, कम आयतन में केंद्रित होता है। और इसी हिस्से को या भाग को, धन आवेश जहां पर इकट्ठा केंद्रित है, उसी को कहा जाता है नाभिक। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर की कोटि की होती है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर की कोटि की होती है। नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। मतलब कि अगर हम इसकी नाभिक की त्रिज्या जो है 10⁻15 मीटर कहते हैं, यानी बहुत कम स्पेस हुआ, और परमाणु का जो आकार है 10⁻10 मीटर की कोटि का है, तो जो 10⁻10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला है, इसी में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वह वितरित होते हैं, बटे रहते हैं, जिनका कुल आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋण आवेश है वह नाभिक पर उपस्थित कुल धन आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसे या इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इसे सौर मॉडल भी कहा जाता है। यानी परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल को सौर मॉडल भी कहा जाता है। अब इसी पर आधारित है हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल। जो रदरफोर्ड मॉडल है, यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होगा, कैसा होगा, उसकी ऊर्जाएं कितनी होंगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, टोटल ऊर्जा। तो ये देखिए, यह +E है और इस वृत्तीय पथ में यह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय कक्षा में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। यह आवश्यक अभिकेंद्र बल इस आवेश यानी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले बल से प्राप्त होता है। और यह जो अभिकेंद्र बल है mv²/r बराबर दोनों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r²। तो mv² बराबर ये r से r एक कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r, ये mv² मिल गया। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आगे आपको गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो इसी से आप 1/2 करेंगे तो इधर वैल्यू रखने पर निकल आएगा। इससे r का मान हो गया E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। समीकरण सेकंड यानी जो दूसरा वाला समीकरण है, इस समीकरण से k बराबर 1/2 mv² गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r, अर्थात 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। यह गतिज ऊर्जा के लिए हो गया। इलेक्ट्रॉन की स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो यह U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आवेश तो एक धन है और एक ऋण है, यानी नाभिक पर धनात्मक है
और इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक है, तो E इंटू माइनस ई अपान आर यानी -1/4πε0 E²/r। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा से तात्पर्य क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी मिली है 1/8πε0 E²/r और स्थितिज ऊर्जा है -1/4πε0 E²/r। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/πε0 E²/r को कॉमन ले लें तो 1/8 - 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 8, तो 1/8 - 2/8 तो -1/8 πε0 E²/r। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि E का मान जो है -1/8 πε0 E²/r है, यानी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। तो जब ऊर्जा ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध रहेगा, अर्थात नाभिक के बीच में जो लगने वाला बल है वह आकर्षण बल होगा और जिसके फलस्वरूप जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। क्या कमी थी? पहली कमी तो यह थी कि रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, जो स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाया। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, अतः वैद्युत गतिकी के अनुसार त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, अतः विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन से उनकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता, तो इस तरह से इसको घूमते 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 नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी इसकी व्याख्या यह नहीं कर पाए। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इस मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है लगातार बदलती रहती है, जिससे इनकी घूर्णन आवृत्ति भी बदलती है, किंतु मैक्सवेल के नियम के अनुसार घूमते इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति वही होती है जो इलेक्ट्रॉन की घूर्णन आवृत्ति, अतः इलेक्ट्रॉन सभी संभव आवृत्तियों का विकिरण उत्सर्जित करेंगे, लेकिन परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए। परंतु प्रयोगों द्वारा, माने जो दूसरे प्रयोग किए गए, उससे परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है, अर्थात रदरफोर्ड का मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ये कुछ न्यूमेरिकल हैं। एक अल्फा कण भी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो तो सिद्ध कीजिए r0 = 14.4 Z/v एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू दी गई है। अब कण के नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी r0 बराबर 1/4πε0 2Zd²k होता है। अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है k बराबर qv, तो ये 2ev हो जाएगा। r0 की वैल्यू ये पुट करेंगे तो 1/4πε0 Zd/v, क्योंकि 2 से 2 और 1 e से कट जाएगा। अब 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे और इधर e की वैल्यू, तो इस तरह से ये 14.4 10⁻10 Z/v मीटर और 10⁻10 एंगस्ट्रॉम में आता है, तो r0 = 14.4/v × Z एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है। सोने के नाभिक के निकट पहुंचने पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, यानी 1/2 mv² बराबर 1/4πε0 Zd × 2e/r0। अब r0 की वैल्यू इससे मिल जाएगी 1/4πε0 4Zd²/mv², तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करने पर ये देखिए, यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमने क्या किया कि ये जो टर्म है 9 4 79 1.6 4.8 और ये 2 का स्क्वायर है तो 4, इसको एक साथ कर लिया, और जो पावर है पावर को एक जगह, ये 10⁻9 है, -19 है, 7 है और यहां से 7 दूना 14 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 से 4 कट गया। अब ये बच गया 9 × 79 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.46 10⁻14 मीटर हो जाएगा।